ये असल जो टाइटल है बुक का, द फ्रेग्रेंस ऑफ 30 फोक सॉन्ग्स, आई होप के सबके हाथ में होगा और सबने देख लिया होगा। तो फोक सॉन्ग्स के लिए मशहूर है और कहा जाता है कि दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एटीट्यूड। अब अगर इस बात को हम देखते हैं तो वर्ड्सवर्थ की एक मशहूर नज़्म है जो आई थिंक सो सब ने पढ़ी होगी, सोलिटरी रीपर के नाम से। वर्ड्सवर्थ बहुत मुतासर होते हैं सोलिटरी रीपर से और डिक्लेयर करते हैं कि even though I cannot understand the way she used to sing, even he cannot understand the language she used to sing, लेकिन जिस तरह वो जिस अंदाज में गा रही है वो उससे बहुत मुतासिर कुन लगती है, वो उससे बहुत मुतासिर होता है। अब वही म्यूजिक लेके वर्ड्सवर्थ लिखता है कि I listened motionless and still, I listened motionless and still as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. अब इसी बात से शेले मुतासिर होकर लिखते हैं कि our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. और इसी बात को कीट्स किस तरह लिखते हैं, वो कहते हैं कि heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. तो फोक सॉन्ग्स की यही खासियत है, यही उसका पैमाना है कि सुने हुए गीत तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन जो ना सुने हैं उनका एक अपना ही मिजाज है, उनकी अपनी एक खासियत है। ये है फोक सॉन्ग। नूर अहमद साहब के इस किताब में जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं उन सब में एक रूरल लाइफ और एक पूरा नेचुरल सिनेरियो डिपिक्ट किया गया है। मसलन पेज नंबर 15 पे नूर अहमद साहब एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट लिखते हैं कि फोक सॉन्ग्स आर एज ओल्ड एज द टेस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशनिज्म। अब इस तरह की डिपिक्शन और इस तरह की डीकंस्ट्रक्शन और डेराइवियन वे ऑफ राइटिंग आई होप के इस 21st सेंचुरी में hardly we have seen anybody who depicted a knitted plot in this way. और इसी किताब में एक जबरदस्त किस्म की सवालात छोड़े हैं नूर अहमद साहब ने। 87 पेज है, वहाँ पे थोड़े सवालात के साथ शुरू करते हैं कि नूर अहमद साहब लिखते हैं कि हाउ दे प्रेजेंट देयर इनर फीलिंग्स। अब ये फोक सॉन्ग्स के लिए कह रहे हैं कि फोक सॉन्ग किस तरह ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एटीट्यूड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। How they present their inner feelings through heart-touching melodies. All these aspects can be seen through folk songs. अब ये जो सोक्रेटियन वे ऑफ राइटिंग है, सोक्रेट का एक अलग ही मखसूस अंदाज होता था लिखने का। वो इस तरह नहीं करता था कि जैसे प्लेटो ने एक पूरी रिपब्लिक में वो उसने बातें की हैं, poets should be banished from the ideal state, they are twice away from the reality. लेकिन सोक्रेट्स ने इस तरह बात नहीं की। सोक्रेट्स ने एक हमेशा सवाल छोड़ा है, एक सवाल को थ्रो किया है, उसके बाद जवाब वो तलब करता था कि वो उसके स्टूडेंट से। इसी तरह नूर अहमद साहब ने भी इस किताब में ये बातें एक आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए छोड़ी है कि वो इसके जवाब दें कि आइदर फोक सॉन्ग्स आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन नेचर और नॉट। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बाकी दूसरे अब भी सुनेंगे आप। तो इख्तिताम इसी फारसी के शेर से कि दरकुए नेक नामी मारा गुजर नदानत, दरकुए नेक नामी मारा गुजर नदानत, दरकुए नेक नामी मारा गुजर नदानत, गर तू नमी पसंदी तबय कुल कज़ाहा। हमारा कभी अच्छाई की गलियों में से गुजरना ही नहीं हुआ और हमारी तकदीर में ये लिखा हुआ था। अगर इस तकदीर को मिटाने में और इस तकदीर को तब्दील करने में महारत रखते हो तो इस तकदीर को मिटाओ और इस कज़ा को तब्दील करो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने मीर मंसूर साहब, अब उनके बाद में दावत दूंगी शेर में साहब के वो आए और
जंजी साहब के हवाले से और थर के हवाले से बात करें। थैंक यू सो मच मैडम। शाहबुल भिटाई ने कहा था कि अञा के आहिन जे सजावार सिंगन जा बैठा वजाइन जे सन्यासी सुनिए। अभी वो लोग हैं जो कुछ करने की सजा भुगत रहे हैं और वो अपना काम किए जा रहे हैं। अगर सुन सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इर्तिका इंस्टीट्यूट का कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मकसद और बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे बात करने की दावत दी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोफेसर नूर अहमद जंजी साहब को कि जिन्होंने इतनी अहम किताब लिखी है। बल्कि इनका खासा तो ये है कि ये अपनी हर सालगिरह पे कोई ना कोई तोहफा अदब को देते हैं। एक दो किताबें लाजमी, दो किताबें लाजमी उनकी आती हैं और वो कभी शेख अयाज पे होती हैं, कभी थर पे होती हैं, कभी शाह लतीफ़ पे होती हैं और कभी लैंग्वेज पे होती हैं। किसी न किसी सब्जेक्ट पे लाजमी वो दो किताबों का तोहफा देते हैं। और काश के हमारे सिर्फ चंद या दर्जन भर लोग ही ऐसा काम कर पाते तो मैं समझता हूँ कि अदब का एक बहुत बड़ा ज़खीरा जमा हो सकता है। मैं प्रोफेसर जंजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो इतना अहम काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाफर साहब तशरीफ फरमाए, प्रोफेसर सिद्दीक साहब, कुछ हमारे शागिर्द दोस्त भी और अहम लोग शामिल हैं। इनकी मौजूदगी में मैं थोड़ी सी बातें इस किताब के हवाले से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो दो चार चीज़ें मेरे सामने आई। वो ये थी कि दिस इज प्राइमरी रिसर्च। हम यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन सेकेंडरी रिसर्च करवा रहे हैं, रिसर्च के ऊपर रिसर्च करवा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स जो है रिसर्च का उस पर हम एकेडमिकली शायद नहीं पहुंच पाते या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। डॉक्टर जाफर साहब मेरी इस बात देखेंगे, क्रिटिकली भी देख सकते हैं कि हम अगर पिछले 10 सालों के दरमियान जितनी भी खासतौर पे सोशल साइंसेस के हवाले से जितनी भी रिसर्च आई है वो तकरीबन एकेडमिकली सेकेंडरी स्टेज की है रिसर्च, क्योंकि उसका प्राइमरी सोर्स हम ढूंढते हैं और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो ये किताब प्राइमरी सोर्स और रिसोर्स है किसी भी रिसर्च के लिए और इस पर कई हवालों से काम हो सकता है। क्योंकि जंजी साहब ने इस किताब को जिस तरीके से डिवाइड किया है और जिस तरह से थर की टाइपोग्राफिकल कंडीशंस और एंथ्रोपोलॉजिकली लोगों का वहाँ उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स और वहाँ बोली जाने वाली ज़ुबानें और उनकी क्लासिफिकेशन दी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बुक किसी पीएचडी की थीसिस से कम नहीं है। यकीनन ये इतनी रिसर्च है कि इस पे पीएचडी की थीसिस दी जा सकती है। चंद एक बातें जो जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया है इस किताब के हवाले से वो ये कि जंजी साहब ने सबसे पहले तो डिवीजन दी है कि थर है क्या। थर पारकर जब हम कहते हैं तो थर अलग है, पारकर अलग है, और उसके हवाले से बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं जो फॉरेन एक्सपर्ट्स और जो स्कॉलर्स हैं उनके रेफरेंसेस दिए हैं और अपने जो यहाँ के लोकल जो है एक्सपर्ट्स उनकी भी रेफरेंसेस देके उनको वाज़ेह किया है कि थर अलग है और उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस और टाइपोग्राफिकल कंडीशंस वो सारी अलग अलग हैं, उनको क्लासिफाई किया है। बल्कि 4 इलाकों में जंजी साहब ने इसको डिवाइड किया है कि वो जो 4 तरह के इलाके हैं जो थर पारकर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने सफ़े नंबर 12 पे लिखा है कि वो एरियाज कौन से हैं। एक तो सैंडी एरिया ऑफ थर है जो रेतीला इलाका है जहाँ पे रेती रेत है, और उसके अलावा फ्लैट एल्यूवियल एरिया है, पारकर का मैदानात हैं और दूसरी उसकी कंडीशन है, और हिली एरिया है कारुंजर जिसमें आ जाता है, और उसके अलावा जो मार्शी लैंड है
रण ऑफ कच्छ के। तो ये चार तरह के इलाके हैं, इन सबको मिला के हम थरपारकर कहते हैं कि थरपारकर का इलाका ये है। वो लोकेट जो करता है ज्योग्राफिकली, उसमें ये डिविजन्स हैं, इस तरह की ज़मीनें हैं और इस तरह की मारूजी वहाँ पे हालत है। और उसके अलावा जो एक और अच्छी बात ये कि वहाँ पे ज़बानें कौन सी बोली जाती हैं, 6 ज़बानों का जिक्र जंजी साहब ने किया है कि उस इलाके में 6 ज़बानें बोली जाते हैं, जिसमें सिंधी है, ढाटकी है, पारकरी है, बलोची और सराइकी है, और गुजराती और लोहार की ज़बान है। कुछ तो लहजे हैं, कुछ ज़बानें हैं। तो ये 6 ज़बानें वहाँ बोली जाती हैं। 4 तरह की ज़मीनी जो हकायक है या ज़मीनी जो कंडीशन है जोग्राफिकली, उसकी जो सूरत है वो 4 तरह की है। 6 ज़बानें बोली जाती हैं और लगभग 20 के करीब वो फोक सॉन्ग्स हैं जिन पे जंजी साहब ने इस किताब में तहकीक की है और उनको डिपिक्ट किया है, और बहुत ही आला तरह की तहकीक की है। उन्होंने 2-4 चीज़ें जो है ना हर सॉन्ग में ज़रूर उसमें फोकस किए हैं। ख़ास तौर पे डॉक्टर नज़ीर खान बलोच ने, जिसने बहुत बड़ा काम किया है सिंधी गीत के हवाले से, फोक फ्लोट के हवाले से, फोक लिटरेचर के हवाले से, उनके रेफरेंसेस भी दिए कि फोक फ्लोट एक्चुअली है क्या, ये फोक टेल्स या फोक सॉन्ग्स ये क्या है, इनका क्रिएटर कौन है, इनका शायर कौन है। तो बहुत ज़बरदस्त बात की है रेफरेंसेस के हवाले से कि इनका कोई एक शायर नहीं है, बल्कि जो किताब की डेडिकेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है कि वो नेमलेस पोएट्स हैं, उनके नाम ये किताब है, जिन्होंने कभी अपना नाम नहीं देखा, नाम नहीं सुना, ना ही उनको नाम की कोई परवाह है। तो बगैर किसी नाम के वो काम किए गए हैं और बगैर क्रेडिट लिए उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है। और उस थर के, उस इलाके के इस फोकलोर और फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स के हवाले से बहुत अहम गीत लिखे हैं, टेल्स कही हैं, लेकिन उन्हें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। सेम जिस तरह जंजी साहब भी कोई क्रेडिट इन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। खुद पीएचडी नहीं है, लेकिन पीएचडीज को गाइड करते हैं। मैं जब कभी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है अगर कहीं पे गाइडेंस की, तो मैं प्रोफेसर जंजी साहब को कॉल करके ज़हमत देता हूँ। तो खुद पीएचडी नहीं है, लेकिन पीएचडीज को वो गाइड कर रहे होते हैं। और इसी तरह वो लोग जो शायर थे, और कई जो सॉन्ग्स इसमें ऐसे हैं जिनका प्रोफेसर साहब ने वो टाइम पीरियड भी बताया कि ये किस वक्त ये गीत लिखा गया होगा। उनकी उस गीत में मौजूद जो इस्तारे हैं, जो तशबीहात हैं और जो हकायक हैं, उनको देखते हुए वो एक टाइम पीरियड का अंदेशा देते हैं, एक तरह का हाइपोथेसिस देते हैं कि ये यकीनन इस दौर से पहले का ये गीत लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। तो ये एक किसी आम रिसर्चर का काम नहीं है, ये उसी रिसर्चर का काम है जो चीज़ों के डेप्थ में जाता है, चीज़ों की गहराई में जाता है और उनको मुख्तलिफ हवालों से उनका क्रिटिकल एनालिसिस लेता है। तो ये बुनियादी तौर पे रिसर्च तो है ही, लेकिन एक तरह का क्रिटिकल एनालिसिस भी है फोक टेल्स का और फोक जो सॉन्ग्स हैं उनका। जैसे मुख्तलिफ जो गीत लिखे गए हैं उनका जो उन्होंने एनालिसिस लिया है, उसमें कई गीतों में जैसे अगर हम देखें सिंध के दूसरे इलाकों को कंपेयर करें थर के साथ, तो एक औरत जैसे कहती है कि आज मैंने 100 से ज़्यादा रोटियां बनाई हैं और मैंने औरों को जो गंदम की रोटी है वो दी है और मेरे लिए बाजर की रोटी बची है। तो ये थर की एक सूरत हाल है। और हमारे यहाँ जैसे मेरा ताल्लुक अपर सिंध से है, तो वहाँ पे बाजर की रोटी एक नेमत और गनीमत समझी जाती है, क्योंकि बाजर वहाँ बहुत कम होती है। यहाँ पे क्योंकि ये रेनी एरिया है और बारिश पे जितना कुछ होता है वो बाजर उसी पे होती है, और यहाँ पे गंदम कम होती है, तो यहाँ पे गंदम की ज़्यादा अहमियत है और वहाँ पे जो अपर सिंध है उसमें बाजर की ज़्यादा अहमियत है। तो ये एक तरह से एक डीप स्टडी है जिसको उन्होंने लिया है। और जो दूसरे जो सॉन्ग्स हैं जिसमें सावन तेज है, या जो शेख अयाज ने हमरचो उन्होंने लिखा है, एक तो टिपिकल वहाँ का हमरचो है और जो दूसरा शेख अयाज ने हमरचो लिखा है, तो उनको कंपेयर करके उसमें से जो है ना वो चीज़ें ली गई हैं। और बारिश के आने और उसकी उम्मीद और उस खुशी और उसमें जो गीत कहे जाते हैं वो इसमें है।
और मुख्तलिफ दूसरे जो जितनी भी रसूमात होती है उन पे जो गीत लिखे जाते हैं। जैसे एक लड़की है दूर कहीं ब्याही जाती है तो वो अपने घर वालों को याद करती है, वो इन-लॉज में रहती है लेकिन अपने भाई को याद करती है, अपनी माँ को याद करती है, वो अकेली बैठ के उनको किस तरह याद करती है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उन फीलिंग्स को डिपिक्ट किया, उन फीलिंग का एनालिटिकल उन्होंने जो है ना वो एक रिसर्च और क्रिटिकल एनालिसिस लिया है। तो वहां से एक चीज वादे होती है कि जंजी साहब ना सिर्फ एक रिसर्चर हैं बल्कि ये साइको एनालिटिकल लेने वाले एक बहुत बड़े नफ्सियात दान भी हैं। वो चीजों की नफ्सियात को समझते हैं और लोगों के दिलों की नफ्सियात को समझते हैं, उनके बिहेवियर को वो पहचानते हैं, उनके बिहेवियर को देख सामने रख के उन सॉन्ग्स का उन्होंने जायजा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये थीसिस जो मैं तो इसको थीसिस ही कहूँगा क्योंकि ये आम बुक नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई जो थीसिस से बढ़ के है और आखिर में उन्होंने खुद बिब्लियोग्राफी भी दी है। तो ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त थीसिस है जिस पे मजीद काम करने की जरूरत है। बल्कि अगर देखें मैंने गुलशन कलमती की एक बुक पढ़ी थी तो उस पर मैंने शिकायत की थी उनसे कि आपने थोड़ी थोड़ी चीजें दी हैं इनमें, तो आपको डीपली चीजें देनी चाहिए थी, मजीद चीजें देनी चाहिए थी। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि मैंने हर एक नुक्ते पे एक FIR दर्ज की है, तफ्तीश आप लोग खुद करें। तो ये भी जो 20 सॉन्ग्स हैं तो ये 20 FIR समझे कि जंजी साहब ने वो यहाँ पे एक डिटेल में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, क्योंकि इन गीतों पे पहले कोई काम नहीं हुआ इस तरह से जिस तरह से जंजी साहब ने काम किया है। तो ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो जंजी साहब ने दी। मैंने पहले ही कहा कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च है, वो उन्होंने मुहैया किया है। अब हमारे यंग स्कॉलर्स पीछे भी बैठे हैं दोस्त, तो मैं इनको भी कहूँगा कि वो भी इन चीज़ों पे देखें और इन पे काम करें। बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत है और जंजी साहब ने तो अपना हक अदा किया है। हम अक्सर कहते हैं कि हम इस धरती और इस ज़बान के मखलूज हैं। जिस धरती ने हमें खाने को दिया है, पीने को दिया है और जिस ज़बान ने हमें कुव्वत इज़हार दी है तो हम उसके मखलूज हैं। तो जंजी साहब ने तो मैं समझता हूँ अपना कर्ज अदा किया। अब जो हम पे कर्ज है वो हमें अदा करने की ज़रूरत है। आप लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शेर मीरानी साहब। बहुत आपने मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ इशारा किया, आपने जोग्राफिया से शुरू किया और ये बहुत अहम नुकता है कि अगर किसी जगह के हम फोक गीत तो पढ़ रहे हैं और उसका हमें उसके एरिया की, उसकी ज़मीन की, उसकी इन्वायरमेंट का ही नहीं पता हो तो हम उन गीतों की वर्थ भी नहीं जान सकते और उसका नहीं समझ सकते कि उसमें अंदर बात क्या होती है, क्योंकि फोक गीत जो है वो नेचर या फितरत के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। और आपने फिर बिहेवियर के हवाले से बात की कि साइको एनालिसिस है और वाकई में इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह तज्जिया किया है कि जो सॉन्ग्स हैं जो रिश्तों के हवाले से हैं, जो फितरत और इंसान के ताल्लुक के हवाले से, और जो तीसरी आपने इस तरफ भी निशानदेही की कि अल्फाज की तारीफ, अल्फाज के हवाले से वो ज़माने तक पहुंचना चाहते हैं। तो वो उनका शायद बैकग्राउंड है कि जो लेक्सोग्राफी और उनका जो लिंग्विस्टिक पे उनकी स्टडीज़ हैं, तो उस तरह वो अल्फाज को जो है वो जोड़ देते हैं कि किस ज़माने में ये अल्फाज है। अब मैं हमारे उस पर मौजूद हैं रियाज शेख साहब, अगर उनको मैं दावत दूंगी। डॉक्टर रियाज शेख जो इर्तिका की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, वो शहर से बाहर होने की वजह से शरीक नहीं हो सके। तो डॉक्टर रियाज शेख आपको दावत देती हूँ कि आपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इर्तिका इंस्टीट्यूट का शुक्रिया कि उन्होंने सब कुछ अरेंज किया, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक नई किताब दी। और डॉक्टर रियाज आप माइक करीब कर लेंगे, आवाज हल्की आ रही है। आगे शेर मीरानी ने बात की कि ये किताब जो है वो अच्छा मैंने कहा कि सबसे पहले तो शेर मीरानी साहब का जिस तरह उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी रिसर्च है। अब आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं, आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज आ रही है आपको? आवाज हल्की आ रही है? अच्छा मैं अब देखते आ रही है आपको आवाज? मैं जरा चेंज करता हूं यहाँ पे। तो
कंप्यूटर के साउंड से आवाज नहीं आ रही, जी जी, मैं एक मिनट तो चेक कर रहे हैं। डॉक्टर रियाज, अब आप कुछ कहें? डॉक्टर रियाज, माँ आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर रियाज आप मौजूद हैं? आपको आवाज सुनिए? जी। माँ आ रही है आवाज आपको? आप माँ हैं आवाज आ रही है connected? आपको? जी मौजूद है। जी, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है क्लियर। जी, मैं अब आ रही है आपको आवाज? मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट का कोई मसला हो रहा है। क्या मतलब? जी, अब आ रही है आवाज आपको? रुक रुक के आ रही है वो नेट। आ रही है? फिर हम अभी आपको बुला लें, फिर आपको। डॉक्टर रियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक। डॉक्टर रियाज, जब तक ये थोड़ा सा नेट का मसला हो उस वक्त तक हम डॉक्टर जाफर को दावा दे रही हूँ कि वो बात कर लें, उसके बाद दोबारा आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वफार साहबा। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि क्योंकि मेरा भी इर्तिका इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ है और कभी अरसे से 1993 जब मैं पाकिस्तान वापस आया तब से इर्तिका से रिश्ता है और इसमें 4 साल हम इर्तिका के सदर भी रहे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मास्टर्स इस बात पे करना चाहूँगा इर्तिका की तरफ से कि आज जितने अहम स्कॉलर को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और जितनी अहम किताब को डिस्कस कर रहे हैं, ये तकलीफ उसके शायरान शान नहीं है। बहुत अच्छा होता कि बड़ी तादाद में लोग होते, तालिब इल्म होते और ये बातें ज़्यादा बड़े होते तक पहुँचती। बहरहाल मुझे यकीन है कि इर्तिका इंस्टीट्यूट बाद में नूर अहमद जिंजी साहब के हवाले से और उनके काम के हवाले से और भी नशिस्तों का इनेकाद करेंगे और ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि जो ज़्यादा भरपूर और ज़्यादा कामानी होंगे। इनका काम बहसियत मजमूई अगर आप देखें तो ये डॉक्टर एन ए बलोच और उसी तथा के जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी रवायत को आगे बढ़ाने से इत्तेफाक है या उस रवायत को आगे बढ़ाने का काम है। मेरी गुफ्तगू जो है वो कुछ तो फोक लिटरेचर के हवाले से होगी, कुछ इस किताब के हवाले से होगी और चंद एक निकात में बहसे से मजमूई इस फोक लिटरेचर के कंटेंट और इसके मिजाज के हवाले से
कहने की कोशिश करूँगा। जंजी साहब जो हैं बड़े लायक फायक इंसान हैं और ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये गुफ्तगू ही नहीं होनी चाहिए कि पीएचडी है या पीएचडी नहीं है। और अब पीएचडी जिस जहाँ पहुँच गया है और जिस मेयार का हो रहा है, तो करार साहब कहा करते थे कि ज़माना आएगा कि जो सच्चे मुसलमान हैं वो नमाज छुप के पढ़ा करेंगे। तो अब वो ज़माना है कि सही पीएचडी जो हैं वो अपने पीएचडी होने का कहीं ऐलान नहीं करेंगे। तो मैं देख रहा था कि जंजी साहब माहिर लिसानियात हैं, अदबियात में इनका बड़ा काम है, शाह लतीफ़ से मुताबिक इनका बड़ा गहरा मुताबिया भी है, तसानीफ हैं, तसव्वुफ़ पे काम बहुत इन्होंने किया है और बहुत मुश्किल जो शोबे हैं जैसे लुगत नवीसी है उसमें इनका काम है। फिर कुछ जैसे हम प्रैक्टिकल अमली अदब के मशाइख शोबा है, कबीर पे, शाह लतीफ़ पे, शेख फयाज पे, इन शख्सियात पे इन्होंने लिखा भी है और तदरीस का काम भी किया है। जहाँ तक लोक अदब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में लोक अदब हमारा बहुत अहम माजी का विरसा होता है। ये वो तख्लीक़ात हैं जो सीना ब सीना आगे बढ़ती हैं और ये माजी के माशरों के बारे में हमें वो मालूमात फराहम करती हैं जो और जगहों से हमको हासिल नहीं हो रही होती। माजी में क्या समाजी निज़ाम रहे, समाजी रिश्तों की नौइयत क्या रही, लोगों का अच्छाई और बुराई का मेयार क्या था, आम इंसानों की ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, उनका तर्ज़ एहसास क्या था, फिक्र और एहसास के पैमाने क्या थे, उमरा की ज़िंदगी क्या थी और गुर्बत के समंदर में अमारत के सफ़ीने किस तरह से बहा करते थे और एक आम आदमी की तख्लीक़ात में उनका इज़हार किस तरह से होता है, माशरे की ऊंच नीच की नौइयत क्या थी और सबसे बढ़कर ये कि औरत का क्या किरदार था। इस मौजू पे मैं आगे चल के और भी बात करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये बड़े चीदा मौज़ूआत हैं जो हमारे लोक अदब के अंदर नुमायाँ होकर सामने आते हैं। लोग कहानियों में भी, लोग शायरी में भी, और शाह लतीफ़ ने तो शायरी और मौसीकी को एक ऐसे इम्तिजाज की शक्ल दे दी कि आप शायरी को मौसीकी से और मौसीकी को शायरी से अलग ही नहीं कर सकते। तो ये एक अजीब व गरीब फिनोमेनन है शाह लतीफ़ का, जिसकी नज़ीर हमें और जगहों पे और लोगों के नज़र नहीं आती कि उन्होंने किस तरह से पोइट्री को म्यूज़िक बनाया, किस तरह म्यूज़िक को पोइट्री बनाया। फिर ये जो पूरा लोक अदब का मुताला है, जिसके हवाले से इन्होंने शुरू में 2-3 अखबार रकम किए हैं, मेरे लिए बड़े वो मालूमात अफजा थे, मेरी एजुकेशन का जरिया बने कि इन कहानियों के अंदर जो बड़ी मासूमाना सी कहानियाँ हैं, बड़ी सादा सी कहानियाँ, ये बड़े गैर महसूस तरीके से आपको सिंध के तबई हालात के बारे में पता चलता है। आपको पहाड़ों के जिक्र मिलेंगे, रेगिस्तानों का जिक्र मिलेगा, मौसमों का जिक्र मिलेगा, बारिशों के रंग नजर आएंगे, खुश्क साली से क्या इंसान की जिंदगी में और फिर उसके एहसासात में क्या फर्क आता है। फिर नेचर, फित्र, यानी ये कि जो चीज़ शाह लतीफ़ के यहाँ बहुत बहुतात में हमें नजर आती है, नेचर का जिक्र, वो चीज़ फोक लिटरेचर का एक आम मौजूद है। और एक मौसम इंसानी रवैयों में, इंसानी एहसासात में कितना तनव्वुर पैदा कर सकता है, ये हमने शाह लतीफ़ के अंदर देखा कि मछेरा है, वो घर आया हुआ है और
मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, सब दरिया चढ़ना शुरू हो जाता है। तो महबूबा जो है वो अब दुआ ये कर रही है कि बारिश रुके ही ताकि ये यहीं रहे। और अगर महबूब दरिया में बहुत दूर कहीं गया है, देखकर वापस नहीं आया और बारिश हो गई, तो अब दुआ ये है कि बारिश फौरन रुक जाए ताकि ये घर पहुंच जाए। यानी एक बारिश है, उससे कितने मुख्तलिफ रवैये, कितने मुख्तलिफ एहसासात जन्म लेते हैं। फिर ये लोग कहानियाँ जो हैं इसमें पेश भी की गई हैं, तराजम भी हैं, उसमें और बहुत कुछ आपको स्मेल करने का मौका मिलेगा, देखने और सोचने का मौका मिलेगा। बहुत कुछ समाजी रिश्तों के बारे में है, बहुत कुछ खानदानी रिश्तों के बारे में, बहुत कुछ रिश्तों के एहतराम के बारे में, बहन और भाई का रिश्ता, उससे मुताबिक आपको कहानियाँ मिल रही हैं इसके अंदर। उसके बाद मोहब्बत का जज्बा कितना सादिक जज्बा है और कहाँ तक इंसान को ले जा सकता है, अदावतें क्या होती हैं, वो इंसान और इंसान में कितने फासले पैदा हो सकते, उनका इजहार आपको मिलेगा। फिर इन सब कहानियों के अंदर और जंगी साहब ने बड़ा इंसाफ किया इस बात के साथ कि फोक सॉन्ग्स के अंदर जो मौसीकियत है, जो गनाइयत है और जो बहसियत मजबूरी जमालियाती फजा है, उसका जिक्र इसके अंदर मौजूद है। तो कुछ हवाले आपको ज़राई माशरत के मिले। एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी के अंदर इंसान किस तरह से अपने आप का कंडक्ट करता, उसके क्या मसाइल। सो बहसियत मजबूरी आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक कल्चर की जितने डायमेंशंस हो सकते हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। हमें ये मालूम है कि कल्चर जो है, कल्चर जिसका तर्जमा हम सकाफत करते हैं, तहजीब करते हैं, ये बहसियत मजबूरी क़ब्ल तमद्दुन के रवैये हैं। तमद्दुन जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, वो जो शहरों के बनने और शहरों के वजूद में आने से वजूद में आता है। लेकिन ये सारे कल्चरल डायमेंशंस जब शहरों में मुंतकिल होते हैं तो इनकी वैल्यू एडिशन होती है और एक सिविलाइजेशन बनना शुरू होती है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ज़राई माशरत की बात नहीं कर रहे होते, हम टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम म्यूनिसिपल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, हम पुकार उठती हैं कि बिलाशुबा ये एक तमद्दुन था, एक सिविलाइजेशन था। तो ये फोक सॉन्ग्स हमें उस तमद्दुन की तरफ बढ़ते हुए माशरे के बारे में बहुत कुछ बताया और हमें ऐसा लगता है कि माशरे में वो तजादात जन्म लेना शुरू हो चुके, वो सरप्लस वैल्यू बनना शुरू हो गई थी माशरे में, जिसके बाद दूसरे इलाके आबाद करना नागुज़ीर था, शहरों को आबाद करना नागुज़ीर था और यूँ इंसान का ये सफ़र जो है वो कल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ा। उसमें बात ये कि धर्म के इन गीतों के अंदर आपको बादलों का जिक्र मिलेगा, आपको बहन और भाई की अल्टीमेट मिसाइल कहानियाँ उनको रेफर करते हैं कि बादलों के हवाले से है, बहन और भाई के ताल्लुक के हवाले से है, बारिशों के बीच में है, बीवी और शौहर की मोहब्बत जो बहुत कम शायरी में जगह पाती है। महबूब और आशिक का रिश्ता तो हर शायर ने तस्लीम किया है, लेकिन बीवी और शौहर का जो रिश्ता है वो हमारे फोक लिटरेचर में, फोक शायरी में कितना नुमायां होकर सामने आया और उसकी कितनी अपनाइयत देखने को मिलती है, कितनी सच्चाई इस रिश्ते की उजागर होकर सामने आती है। ये बड़े मामलों के साथ रहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो शायद और जुबानों में भी हो, लेकिन मैं उर्दू जुबान के हवाले से ज़्यादा खुल के कह सकता हूँ कि मुशायरों में जाके बैठी जितने फिताइया शायर होंगे सब बीवियों को बता, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के एक मुशायरे में एक फिताइया शायर जब आने बैठे तो हमारी और
बड़ी मोहतरम दोस्त हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा कि कोई एक नज्म भी अगर बीवी और औरतों के खिलाफ पड़ी है तो फिर हम देख लें। तो मुज़य्यर शाहरुख का तो सारा बिजनेस चौपट हो गया। और अगले दिन हमारे एक और मोहतरम बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर इनायतुल्लाह ने पहली बात डॉक्टर इनायतुल्लाह ने सुबह के मुझे फोन किया कि तुम आज नाश्ता मेरे साथ। वो डॉक्टर इनायतुल्लाह ने कहा कि मैंने कल शाम शायरे से वापस आके और वो इसी हवाले से तो ताहिरा अब्दुल्ला कहती है मेरे लिए तो ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि मेरे एहतजाज पर डॉक्टर इनायतुल्लाह ने मेरे हक में, मेरे मौक़िफ़ के हक में इतना बहरहाल ये तो जुमले मुतरज़। लेकिन हमें फोक सॉन्ग्स के अंदर शौहर और बीवी के ताल्लुक पर उसके अंदर जो एक नायत है उसका एहसास करता है। हमें इन कहानियों में तलाश और जस्तजू का बड़ा अंसर नजर आया। दिले नादा आरज़ू क्या है, जस्तजू क्या है, सो वो फजा आपको यहाँ भी नजर आ रही है। जुदाई कितनी तकलीफें होती है, फिराक कितना तकलीफें होता है, वो इन कहानियों में आप देखें। इंतज़ार की जो उल्फत है, जो तकलीफ है, वो इन कहानियों में आप देखें। मिलाप का जो एक समझे कि खुशगवारी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। खासतौर से इन्होंने एक कहानी को जो ट्रांसलेट किया तो बहुत ही लाजवाब कहानी है। वो रानो और मोहन की कहानी कि वो किस तरह से महबूबा जो है वो महबूबा आशिक करती है, शौहर करेंगे, उसका इंतजार कर देंगे, उसको पैगाम भेजेंगे कि आप कब तशरीफ लाएंगे, जल्द तशरीफ लाएं। और एक तरफ ये बेचैनी है और अगला पार्ट जो है दैट इज आई ओपनर। वो कहती है कि जब मुझसे मिलने आओ तो साफ सुथरे कपड़े पहन के आना और दांत साफ। ये मैंने कभी नहीं कहा। यानी पीरजादा साहब बैठे हुए हैं, अंग्रेजी नॉवलों में जहाँ फ्रेंच किस का जिक्र होता है वहां भी ये डिमांड नहीं होती कि दांत साफ करके आइएगा। ये हमारे फोक सॉन्ग की महबूबा जो है ये कह रही है कि आप आए, कभी शिद्दत से बेचैनी से इंतजार हो रहा है और दांत साफ करने की। अब दो बातें मैं और कहना चाहूँगा। एक तो ये जिस औरत का हमने जिक्र किया और ये हमारे सब फोक सॉन्ग्स के अंदर औरत का जिक्र इन्हीं हैसियतों में होता है। मेरा अपना जितना भी अंडरस्टैंडिंग है तालिब इल्म की हैसियत से कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर में, हमारे फोक अदब में, वो सिंध का फोक अदब हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, हमारे सारे फोक अदब के अंदर औरत एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है। उसका रोल इतना प्रोएक्टिव है कि उसके सामने मर्द का रोल एक बहुत ज्यादा एक्टिव इंसान का रोल नहीं है। चुनांचे औरत हमें बागी नजर आती है, वो मर्द को बगावत पर उकसाती नहीं नजर आती। सारी लोग कहानियों में पढ़ लीजिए, ये औरत है जो मर्द को रास्ता दिखा रही है, बगावत कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक सब्सिडियंट सोसाइटी ऐसी जहाँ औरत को दबा के रखा जाता है। वो मार्क्स का कहना ये था कि जहाँ जबर होता है ना ये एहतजाज होता है। सो जिसके साथ ज्यादा जबर होगा उसका एहतजाज भी ज्यादा होगा। और एहतजाज की पहली मंजिल घर से शुरू होती है। वो अपने शौहर को, अपने महबूब को, और वो आज़ादी का रास्ता दिखा रही है। और अगर उसका महबूब उसे आज़ादी के नाम पे बंद करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए वो भी काबिल। आपने सिंधी फोक अदब में वो कहानियां भी पढ़ी हैं कि
महबूबा को जो है वो कैद करके रखा हुआ है। वो कह रही है कि मुझे तुम्हारा ये महल और ये सब कुछ नहीं चाहिए। सो औरत जो है एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे फोक। दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो मीरानी साहब ने कहा कि ये नेमलेस पोएट्स का काम है। बिल्कुल दुरुस्त कि ये नेमलेस पोएट्स का काम है। आप इन सॉन्ग्स के ऑथर्स का नाम नहीं बता सकते। आई विल गो बियॉन्ड इतना फोक, जितना आपका कदीम अदब और जितना कदीम पेंटिंग, वो कलेक्टिव क्रिएशन, मुश्तरका तख्लीक, अभी तख्लीक के ऊपर तख्लीककार के नाम की मोहर नहीं। एडोरा और एजेंटा के जो बालों के अंदर जो आपको या पेंटिंग्स मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि एक पेंटिंग में 4 साल में मुकम्मल हो जाती है। हर जनरेशन आके उसमें अपना एडिशन कर देती है, नाम कोई नहीं। ये हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कारनामा है कि आपको अपनी तकलीफ पर अपना नाम देने की जरूरत महसूस होती। क्लासलेस सोसाइटीज के अंदर या ओन सोसाइटीज के अंदर जहाँ अभी क्लासेस उस शक्ल में फॉर्म नहीं हुई थी, अपनी तकलीफ को अपनी जाती तकलीफ को, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि ये जो तकलीफात हमारे सामने हैं, अगर इनके मुसन्निफों के नाम नहीं तो आप मान लीजिए ये बात कि ये किसी एक फर्द की कहानी घर की औरतें बैठी हुई है, उन्होंने जो कुछ अपनी बुजुर्गों से सुना वो बड़े अच्छे बहन के साथ गा रही हैं। उनकी बच्चियां 15 साल बाद यही चीजें अपने अंदाज से गाएंगी, कुछ ऐड कर सकती हैं। उसके बाद वाली जनरेशन आएगी, उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देगी। तो जब तख्लीकात मुश्तरका हों, क्रिएटिव राइटिंग्स, क्रिएटिव व्हाटएवर, वो जब कलेक्टिव होंगी तो उसके अंदर ये नामुमकिन नहीं होगा। सो मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ खत्म करूँगा। जंगी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात इन्होंने इसलिए लिखी कि इनके तारुफ में कि हर साल 2 किताबें अपनी सालगिरह पे लॉन्च करते हैं। अच्छा, हमारे एक बुजुर्ग थे इकराम बरेलवी साहब, वो कनाडा में रहते थे और हर 1.5 साल 2 साल बाद वो आते थे, और जब आते थे तो उनकी एक नई किताब होती थी। वो आने से पहले यहाँ किसी को छापने को दे देते थे, वो छप जाती थी और उसके बाद उसकी लॉन्चिंग होती थी जब वो यहाँ तशरीफ लाते। तो उनकी एक ऐसी किताब की तकरीर मैंने अर्ज किया कि जिस तरह क्रिसमस पे फादर क्रिसमस आते हैं बच्चों के लिए तोहफे दे के, तो इकराम बरेलवी साहब जो माशाल्लाह 90 साल के हो गए थे, ये भी हर साल आते हैं, 2 साल बाद आते हैं और नया नावल लिख के आते हैं। उन्होंने कई नावल लिखे, कई तनकीदी किताबें लिखी उन्होंने। तो उनकी भी बेचारे की वफात हो गई। वो बहुत ही प्रोडक्टिव आदमी थे। एक ज़माने में मॉर्निंग न्यूज़ में वो लिटरेरी कॉलम भी लिखता करते थे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप हर साल 2 किताबें इसी तरह से लिखते रहें और अदब की आप जारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाफर। अभी आपने कहा कि वो क्रिसमस की बात की, तो झंझी साहब का ये भी है कि वो शेख यास पे हर साल न्यू ईयर के ऊपर जो है वो किताब कहते हैं। वो 2 किताबें अलग और ये तीसरी किताब अलग, तो वो हर साल का तोहफा जो है वो शेख यास के ऊपर आ रहा होता है। बहुत जाफर साहब ने बात की कल्चर का, किस तरह इशारा कर रहा है कि वो कल्चर से निकल के तमद्दुन की तरफ सोसाइटी जा रही है, और दूसरा ही के मौज़ूआत के हवाले से उन्होंने एक एक करके मुख्तलिफ मौज़ूआत का जो है जिक्र किया, औरत के हवाले से और दूसरे मौज़ूआत के हवाले से। मैं दोबारा रियाज शेख साहब से दरख्वास्त करूँगी कि हमें ज्वाइन करें। उम्मीद है कि इस दफा आवाज़ आ रही है आपको? हम तक पहुँच आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर रियाज, आवाज़ आ रही है आपको?
हुमा आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? हुमा आवाज आ रही है आपको? हाँ ये भी तो मोबाइल। हुमा डॉक्टर रियाज, आवाज आ रही है डॉक्टर आपको? रियाज अगर आप मोबाइल पे आ जाएं तो मैं मोबाइल फोन जो है वो उस पे लगा दूंगी माइक के ऊपर। जी चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मोबाइल पे आ रहा हूं। डॉक्टर रियाज आप फोन मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप उठा लें तो फिर हम फोन पे आपको ले लेंगे।
इंसान ने जो इशारों के जबान और इशारों के जबान से आगे जाके अपने आप को खुश रखने के लिए सारी की तो इसलिए को भैया कि तुम उससे बड़ी चीज बड़ी उम्मीद है और उसे हमें ये जिस तरह की जब हमने बात की समाज के इस तरह का वो होता है। अब अगर इस सूरत हाल को देखते हुए मैं सरकार के ऊपर आऊँ तो सरकार की पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ आज भी हमें जो तबलीगी आई हैं वो इलाकों से महफूज रहे हैं और अभी भी वहाँ पर आपको लोग सकाफत और जो रिश्ते हैं उनकी नजर आएंगे। मतलब कैथराल में चले जाए तो आपको कैथराल में जो कैलाश देवी है या कैथराल के कुछ इलाके हैं लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ इलाके हैं जहाँ उनकी बुनियादी जबानें हैं जैसे 12 जबानें पट्टी जबान है इको जबान है और बाकी जबानें वो नजर आएंगी। तो इस तरह बात करते हैं कि हमें वो मकामी अदब तारीफ होगी लेकिन सवाल ये है कि ठीक है बाकी इलाके मुतासिर हुए तो कुछ इलाके की मुतासिर नहीं हुए और 4-5 महीने हुए राजस्थान की बुनियादी वजह ये मुल्क बाकी इलाकों से आज भी कचरा और दूसरे इलाकों में जाना और वजिस्तान है वहाँ पर पहुँचना नाम से आप मुझे शामिल हो जाता है। सरकार से मेरा सबसे पहले हुआ जमाने में जाना होता है तो आप जमाने में रोड थे लोगों की सहूलत नहीं थी बिजली की बहुत ही थोड़े शहरों में थी पानी का तो आपको आज ही पता है अवेलेबल नहीं था और छप्पर का जो जरिया था उसको केकड़ा कहा जाता था रवायती गाड़ी की जो दूसरी देश नहीं थी जो गाड़ियाँ थी उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो सरकार की बाकी सारी चीजें की जो बात होता है हम समझते हैं कि दूसरे मुल्क इलाकों में लेकिन 2000 के बाद सरकार का जमावट शुरू हुआ तो सरकार का मुल्क के इलाकों से भी कनेक्ट हुआ और फिर उसकी चीजें हमारे सामने नहीं सरकार का दूसरा वो है जो ज्यादा मांगी सरकार का हुआ 1947 की पार्टीशन थी 1947 में जब पार्टीशन होती है तो सरकार का राजस्थान और गुजरात से कटा है अब मलकपुर से इलाका है और बाकी जो राजस्थान के इलाके वहाँ से जब पता है तो सरकार के अंदर जो है बहुत ही मुश्किल पैदा हो और फिर जो बड़ी जगह थी 1965 की है उन्होंने सरकार का मुताबिक किया पर बहुत असर हुआ लेकिन की बात बहुत ज्यादा सभी लोगों के संगीत तो 2 साल तक वो इंडियन ऑक्यूपेशन में रहा बहुत से लोगों की माइग्रेशन हुई बहुत से लोगों की जिसकी वजह से सरकार करके अंदर एक बहुत बड़ा एक रहता है तो ये सारी चीजें सरकार करके सोशल जो है को समझने के लिए गवर्नमेंट है दूसरी तरफ मैंने आपको कहा है सरकार को करके रहा है तो सरकार करके कंट्रीब्यूशन तो पूरा हाईलाइट की जो अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई है सरकार का बाकी जो यहाँ को लड़ी और पूरा नाम है नंबर का बहुत बड़ा जो है पॉलिसी हम उतना अपनी हिस्ट्री के अंदर हमारे सारी सिचुएशन को अगर सामने रखूं और उसके हिसाब को देखूं तो मैं कहूँगा
शनाख्त है, जिसको पिकॉक है या मोर कहते हैं, तो सरकार की खूबसूरत शनाख्त मोर और पिकॉक है। तो जैसे आपने किताब के अंदर मोर और पिकॉक का बहुत जिक्र किया है कि शायरी के अंदर ये पिकॉक और ये जो मोर है, ये पूरी तरह इस होते हैं और उनकी जिंदगी के अंदर कितना अहम रोल करते हैं। इसी तरह कुछ दो कहानियां हैं जिनका ताल्लुक सरकार करते हैं, मोहम्मद और रानों का किस्सा जो है, उस किताब के अंदर मोहम्मद और रानों का किस्सा जो है वो भी बड़ा आपको नजर आएगा। तो इसको अगर हम नाजर पिक्चर में देखें तो मॉडल की नजर ये आता है कि इसमें एक वर्क है बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज। मैं आखिर में जी साहब को दावत दूंगी कि वो आए बात करें। उनका जो शुरू के तारुफ में तो जिक्र आ भी चुका है, कुछ चीज़ों का और उनकी किताब के हवाले से भी बात हुई, लेकिन क्योंकि उनका खुद का ताल्लुक सरपारगढ़ से है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो बचपन से ही जो परफॉर्मेंस होती थी फोक फनकारों की और उनके जो गीत हैं वो अपने मतलब बचपन की जिंदगी से ही सुनते आ रहे थे, उनके साथ एक ताल्लुक उनका बन चुका था। इसी वजह से वो इस तरह उसको बेहतर तरीके से जो है वो बयान कर सके हैं। दूसरा ये कि ज़बान के हवाले से भी आता है कि हम ज़बान कह लें, बहुत सारी ज़बानें, उर्दू और अंग्रेज़ी और सिंधी और टर्की ये तो हैं, लेकिन इसके अलावा फ़ारसी और अरबी का भी पे उन्हें दस्तरस हासिल है। और जैसा डॉक्टर जाफर ने भी जिक्र किया था कि सिर्फ फोक लिटरेचर पे भी नहीं बल्कि उनका दिलचस्पी जो है फ़लसफ़े से है और तसव्वुफ़ से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से उनकी शाह लतीफ़ की शायरी के ऊपर, शेख रियाज के ऊपर, कबीर के ऊपर, रूमी के ऊपर और जनरली सिंधी शायरी के ऊपर काफ़ी काम है और फोक अदब पे तो है ही उनका काम। तो मैं दावत दूंगी कि वो आके तफसील से Firstly, I would like to quote Doha couplet depicting the whole sense and essence of this expressionism, and that is three Doha
असीं गर्रा मोरला कांकर बेच भरा रुत आए न बोला हियों भाट पर. So we are the peacocks of Girnar mountain, and we fill our bellies with pebbles. If we are not crying on coming of the season, then we will die. That is the relationship with the nature, relationship of the peacocks. So these folk songs are the soul of the masses. And that soul, when it touches to the touchstone of the nature, and it comes back, it returns back with a very much fruitful expressionism, interaction, and then solution of those issues the overall ecology is facing, the humanity is facing, flora and fauna are facing. So इस तरह के ये वो लोग गीत हैं जो मैं कहूँगा कि ये जो आम खलक है, लोग हैं, उन लोगों की रूह का आवाज है. और उन रूह की आवाज जब फितरत की कसौटी के ऊपर जाके लगती है तो जब वापस आती है तो वैसे खाली नहीं आती है. वो अपने साथ बहुत खूबसूरत इजहार उसने तख्लीक लाती है और उसके साथ इंटरेक्शन करती है, और उसके अलावा वो सारे मसाइल भी डिस्कस करती है जो मसाइल उसने देखे, उन्हें समझे, परसीव किए हैं या उनका किसी हद पे इदराक हुआ. इस तरह का ये लोग जो गीत हैं इनका वर्षा है हमारे यहाँ. मैं लोक गीतों पर बात करने से पहले मेरे इतने बड़े बुजुर्ग बहुत बैठे हैं, डॉक्टर जाफर साहब हैं, डॉक्टर शेर हैं, हमारे दोस्त सिद्दीक गुलर साहब हैं, साईं हैं, गुलाम मुस्तफा शाह साहब हैं, नौजवान बैठे हैं, मीर मंसूर बैठे हैं, तका के लोग हैं, मेरे दोस्त पीरजादा सलमान साहब बैठे हैं और डॉक्टर हुमा साहिबा. मैं उससे पहले थोड़ा सा अदब पे भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो अदब की डेफिनेशन लिखी हुई है किताबों में जो पढ़ते हैं, वो मैंने जितनी पढ़ी है वो सारी ट्रांसलेशन है अंग्रेजी की लिटरेचर की डेफिनेशन. लेकिन ओरिएंटलिज्म जो लिटरेचर की डेफिनेशन है वो अलग है. जब मैंने फोक सॉन्ग्स को देखा, जब मैंने शाह लतीफ को देखा, जब मैंने दूसरे क्लासिक्स को पढ़ा, तो अदब जिंदगी की अक्कासी है, लेकिन वो अक्कासी जो यूनिवर्सल, वो अक्कासी जो जमान और मकान की पाबंदियों को इस तरह अपने ऊपर नहीं कबूल करती जिस तरह आम इजहार कबूल करता है. उसको अगर सिंपल हम कहें तो अदब जिंदगी की वो अक्कासी या वो इजहार या वो तख्लीकियत है जो बात आप हर जगह कह सकें. अगर एक बात आपने किसी अदबी नशिस्त के लिए कही है, वो आप किसी मजहबी जगह पर भी कह सकें, किसी सोशल जगह पर भी कह सकें. और वो गजल, वो नज़म, वो बैत जो आपने अपनी महबूबा के लिए लिखी है, वो अपनी बहन को भी सुना सकते. हमारे यहाँ अगर ओरिएंटलिज्म में अदब की कोई डेफिनेशन है तो ये डेफिनेशन. उसके बाद में आता हूँ लोक अदब. वो क्या है, लोकगीत क्या है. और लोकगीत पे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी रोशनी डाली कि लोकगीतों पे नाम नहीं, ये मुश्तरका वर्षा है. ये क्यों मुश्तरका वर्षा है, क्यों मुश्तरका वर्षे की जरूरत है, ये सबसे बड़ी अहम बात. आज हम उस दौर में जी रहे हैं, वो दौर जिसको मैं बाजार का दौर बोलता हूँ, और वो बाजार जो लोगों को खा गई है, उनकी जेब्स को, पॉकेट्स को खा गई है, अब उनके जहन को खा रही है, चाट रही है. और उसकी एक साइन आप 2 दिन पहले अगर देखेंगे तो मीडिया के लोग बैठे हैं कि यूएन के एक इदारे ने, मोतबर इदारे ने इश्तिहार दिया है कि खुदारा सारी दुनिया में इस बात पे नजरदारी रखें कि इंसानी अज़ा का कारोबार बहुत बढ़ रहा है, आप उसको रोकें. WHO. तो वो बाजार जिसने हर चीज बोली पे लगा दी, जिस हर चीज कमोडिटी बना दी है, इंसान को कमोडिटी बना दिया है, इंसान के एज़ा को कमोडिटी बना दिया है, इंसान के ख्वाबों को कमोडिटी बना दिया है, ये उन्होंने विवाद किए, तभी हर चीज बिक रही है.
और हर चीज के ऊपर ट्रेडमार्क लग रहा है। जब शायर अपना नाम लिखता है ये ट्रेडमार्क है। और ये वो लोग थे जो इतने अमल थे जिनकी कोई कास्ट नहीं थी, इनको कोई कास्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उनके सारे हिस्से में वो चीज ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज सारे लोगों के लिए बनाई। और ये वो चीज है जो इंसान को 2 कदम आगे बढ़ने का एक वो उत्साह देती है, किस तरह आदमी आगे बढ़े। हमारे यहाँ हमारी क्लासिकियत जो है उसमें ये गुंजाइश है कि लोग दर्द से भागते हैं, हमारे यहाँ दर्द हमारी ज़्यादा राह है। शाह लतीफ जब ये कहता है कि किनी किनी माण्हू है गूंदर वली वक्त बदी गोद गर्त साटो कजे सूरत, कि कुछ लोगों के पास जो दर्द है, तकालीफ है, वो बहुत बड़ी बात है। और इस तरह उन बड़ी बातों को समेट के साथ लेके चल के उनकी एक गठरी बांध के उनके साथ जिंदगी भी काटी जा सकती है। क्यों हम उनसे वापस मरे चले क्यों? तो इस किताब के लिखने का मुझे इसलिए ख्याल आया कि मैंने ये गीत डॉक्टर मसाबा करे के बचपन में सुने, अपनी माँ से भी सुने और लोगों से भी सुने, तो मुझे उनमें एक वो दर्द महसूस होता था जो दर्द जमानों से ऊपर होता है। और अदब हो या इंसान की और तकलीफ हो, उसका मकसद यही है कि he always wants to try to cross over, to come over the limitations of time and space। और उसमें जब लोग गीत कोई आदमी पढ़ता था, गाते थे लोग, तो ऐसे लगता था कि माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों जमानों के उसमें जज्बात आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल इसी में ही देता हूँ। एक हमरचो हमारा गीत, हमरचो की न होंगी तो भी 30-35 अकसाम हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डायलेक्ट्स के तौर पे गाई जाती है। और वो हमरचो मर्दों का सांग है। लोग जब खेत में जाते हैं, जब कलेक्टिव काम करते हैं, तो वो गीत गाते हैं। और वो गीत जब वो हमरचो कहते हैं तो वो ऐसा समा बांधता है, और फिर वो जो लाइनें उसमें लगाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, जमीन पे काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो फितरत है ना, उसकी हार्मनी जो बनती है ना, वो और किसी जगह पे नहीं। और ये सारा समा जब शेख अयाज ने देखा, लोंडार नामी गांव है, डॉक्टर रियाज साहब ने सर की तफसीली बात की थी, इस्लामपुर और मिट्टी के बीच में आता है। वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं खेत में हमरचो गा रहे, और उनके कानों में पड़े गोखरू, मर्द भी हमारे यहाँ पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, तो वो गोखरू जैसे बिजली चमकती थी तो गोखरू चमकते। और अयाज इतना मुतासर हुआ, इतना बड़ा शायर, उसने वो सीन, उस वक्त कोई इतनी फोटोग्राफी भी नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, उसने वो चीजें अपनी डायरी पे नकल की और फिर उन्होंने लिखा कि जब मैंने देखा, जब वो गोखरू चमक रहे थे उन हारियों के, किसानों के कानों में, तो फितरत उनको एक जवाब दे रही थी। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा वही गीत लिखा कि हमरते जो वेलोड़े, हमरते जो वेलोड़े, आबे में आणगी ओड़े, खेल विजन सा वाव विजन सा वंगोड़े, हमरते जो वेलोड़े। इस तरह वो बात करते रहते हैं। ये है लोक गीतों का या फोक सॉन्ग्स का एक असर। इसमें मैंने फोक सॉन्ग्स पे काम करने से पहले उन थर के जोन्स की बात की, लोक अदब की बात की, और ये आइडिया किस तरह आया, इस सारी चीजों की मैंने बात की। और 20 गीत जो हैं वो मैंने देखे कि किस तरह हम उनकी डिकोडिंग कर सकते हैं तो लोग समझ सकते। और उन फोक गीत सॉन्ग्स को अगर हम देखें तो उनकी डेफिनेशन अगर हम फोक सॉन्ग्स पे जाएं जो क्लासिकल डिक्शनरी में लिखी हुई है, वो फोक सॉन्ग्स एक ट्रेडिशनल कंपोज सॉन्ग टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय stanza form, refrain and simplicity of melody। ये वेबस्टर की है और कैम्ब्रिज की है। A traditional song from a particular region or a modern song usually with a tune played on a guitar that is written in a style similar in that of traditional music। इन दोनों डेफिनेशंस के जो इश्तराक में चीज आती है वो म्यूजिक,
और दो के जो फोक सॉन्ग्स हैं वो किसी क्लासिकल ट्यून्स पे नहीं गाए जाते, लेकिन उनकी अपनी क्लासिकियत, एक हमारे यहाँ चीज आ जाती है कि ये क्लासिक है, क्लासिकिज्म है, क्लासिज्म है, डिफाइन लोग करते हैं, लेकिन जो चीजें अपने तौर पे अपनी पहचान आप बना जाती हैं वो खुद अपने आप में क्लासिकियत होती है, दूसरों की क्लासिकियत मुस्तार नहीं है। तो लोकगीतों की अपनी एक क्लासिकियत है, उनके अंदर अपनी मेलोडी है, टाइम के हिसाब से। इवन में एक शादी ब्याह का गीत है, उसकी आपको मिसाल, उसको बड़ा सिंबॉलिकल गीत, डोरो उसको बोलते हैं साहब, डोरो थ्रेड को कहते हैं, थ्रेड उसमें सिंबल है, और वो कहते हैं डोरो साचे हैमर, दिस थ्रेड इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड बिकॉज नथिंग इज फॉल्स इन इट। ये वो रिश्ता है। और वो गीत जब लड़की अपने वालिदैन से जा रही होती है नया घर बसाने, तो उस गीत के अंदर वो माजी डिस्कस होता है और मुस्तकबिल है, उसकी बातें भी होती हैं। सारे उसके रिश्तेदार, सारी उसकी सहेलियां, सखियां वहां आके आती है। फिर ऐसा समा बनता है कि जो वो उसका दूल्हा होता है, अगर वो भी नरम दिल होगा तो वो भी दाढ़े मार कर इस तरह होगा जिस तरह वो लड़की रोती। तो ये लोकगीतों की अपनी मौसीकियत है, उसमें जो आहंग है उसका एक असर। और ये भी जो सॉन्ग्स हैं, these are songs of people because people express aspirations, inspirations and dreams of people. जो गरीब आदमी जिसके पास वसाइल नहीं, जिसको आप हैव नॉट कहते हैं, वो हैव नॉट भी वो ख्वाब देखता है जो किसी हैव के बस की बात नहीं। वो अपने इलाके को खुशहाल देखना चाहता है, वो अपनी शक्तियों को, सहेलियों को, वो सारी वो चीजें जिनसे महरूमी है, उस महरूमी को डिपिक्ट करके आता है। आप थर के घर में चले जाएंगे किसी भी कई लोगों के अंदर, तो आपको वहां घर मिलेंगे, अंदर घर में बहुत बड़े रंग मिलेंगे आपको। तो आप देख के कह सकते हैं कि यूं तो ये एक रेत है, उस रेत में एक ग्रे ही ग्रे है, ग्रे में रंग कहाँ से है? तो वो लोग जो रंगों का ख्वाब देखते हैं वो इस घर को लैंड ऑफ कलर के तौर पे देखते हैं, लैंड ऑफ कंट्रास्ट के तौर पे देखते हैं, और लैंड ऑफ कल्चर एंड सिविलिटी के तौर से। इस तरह वो एक अपनी जो ख्वाब है अपने, वो उसमें डालते हैं। और थर इसके ये फोक सॉन्ग्स सेंचुरीज ओल्ड, इसमें उस दौर के निशानात भी आपको मिलेंगे, जो मिट्टी का दौर, उसके बाद तांबे का दौर है, लोहे का दौर है, मुख्तलिफ अदवार है, एग्रीकल्चर है। लेकिन थर के फोक सॉन्ग्स में जो बहुत कदीम है, उनमें नेचर के ऊपर बड़ा डिस्कशन, और ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है, जो माहौल है, उसका बहुत बड़ा, हर चीज, सारे फ्लोरा फौना इस तरह डिस्कस किए हुए हैं कि आगे आके लोग उनको प्रिजर्व भी करेंगे, उनको देखेंगे किस चीज का क्या कार्य है, किस तरह चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये फोक सॉन्ग्स लोगों को उस ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ भी जोड़ते हैं। और थर कल्चरली रिच है। मैं थर को कभी पुअर न कहता हूँ, न पुअर समझता। थर वो धरती है जिस धरती के ऊपर जब खुशहाली होती है, जब बारिश का पानी बरसता है तो हरियाली होती है, लेकिन उस हरियाली से पहले भी जो लोग आते हैं वहां, वो उसको पसंद करते हैं। और मेरी एक दावा है, और मैंने वो चीज देखी है कि कारुंगर का जबल जो एक बार देखता है वो बार बार वहां आता है, चाहे किसी भी मजहब। मैंने एक खातून वहां देखी एक बार जो व्हील चेयर पे, कराची, उसके बेटे साथ उसके खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े जो रिफाइंड लोग लग रहे हैं, दूर से आए हैं, बाहर से आए हैं, खातून ये उम्र रसीदा माँ है, इसको लाए। उन्होंने कहा कि हमारी अम्मी है, हम रहते हैं यूएसए में, कुछ कनाडा, लेकिन इसने अबू के साथ जवानी में ये कारुंगर देखा था, और हर बरस हम आते हैं। अभी ये व्हील चेयर पे है, लेकिन कारुंगर को देखना चाहती है। और कारुंगर वो है, और कारुंगर वो है जिसके ऊपर मोर चढ़कर जब बात करता है तो बादल उसको जवाब देते हैं। और कारुंगर का एक कवि था, मैं इसको याद करता हूँ, कवि चंदीराम बाग, उसने कहा था
કે કારુંગરની કોર મરીએ તો મેલીએ माथे चढ़ के मोर डूंगर लागे दीप, कि जब कारिंदर के ऊपर मोर झिंगोर करता है, मोर की आवाज हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में झिंगोर कहते हैं, झिंगोर करता है जो बोलता है, तब सारा जबल जो है वो दिए ही दिए लगता है, रोशनी रोशनी हो जाती है, जबल सारा इस तरह समय लगने लगता है और बड़ा समा बांध जाता है। और शेख हयात ने भी लिखा है कि जब कारुंगर कोर के ऊपर चढ़ के मोर फितरत को आवाज देता है तो फितरत उसकी आवाज सुनती है और बादल बरस पड़ते हैं, इससे बड़ी कोई तसव्वुफ की माना है। तो हर इस तरह एक बड़ी अच्छी जगह रहा है। और ये सॉन्ग्स उसके लहजे लबो लहजे में, उसकी रिफाइनमेंट में जो चीज देखने में आती है, ये इसमें मोस्टली कुछ सॉन्ग्स छोड़ के, जैसे अमर जो है वो मर्दों का सॉन्ग है, बाकी सारे आल आर कंपोज बाय विमेन, सारे औरतों के। अगर औरतों के ये कंपोज किए हुए नहीं होते तो इतने वो अच्छे हलीम और इतना अच्छा अदब नहीं, क्योंकि औरत के अंदर जो तख्लीकियत है, उसके अंदर जो फितरत है, उसके अंदर जो वो माँपन है, वो बाकी में नहीं, बाकी चीजों को भी वो अच्छा वो बनाती है। तो इसकी औरत की अहमियत से और बच्चे की अहमियत से तो कोई नहीं इनका कर सकता। इन सांस के अगर हम थीम्स देखें तो ये एक सोसाइटी का पूरा अकाउंट, मैं कोशिश करूंगा कि बातें सारी कर लूं और मुख्तसर वक्त में कर लूं, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी पता चले। क्योंकि ये मीडिया कम्युनिकेशन का दौर है, इसमें ये नहीं है होता बड़ा हाल भरा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन दुनिया भरी हुई है और सारी दुनिया भरी हुई है बात करें तो ये अकाउंट ऑफ सोसाइटी है। और इंसान के मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको ऐसे हाथ रखेंगे देखेंगे तो सबसे पहले जो इनमें चीज नजर आएगी वो आपको लिंग्विस्टिक एस्थेटिज्म नजर आएगी, लिसानियाती जमालियात में आप देखेंगे, उनमें लिसानियात का जो पहलू है वो इतना बड़ा है और उसके जो सर्फी नहवी बनावटें, सारी चीजें, जुबान किस तरह दूसरी जुबानों के साथ इंटरेक्शन करती है, ये सारी चीजें उसमें आपको नजर आएंगी। सिर्फ वो जो लिंग्विस्टिक या लिसानियाती पहलू है वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर अलग से बड़ा तहकीकी काम किया जा सकता है। उसके बाद जब हम तारीख की बात करेंगे तो आपको उसमें घर की तारीख मौजूदा दौर से लेके पुराने दौर तक, जहां का वक्त याद नहीं है, उस दौर तक चली जाती है, सारी चीजों को माकूस कर रही होती है और वो नजर आए। सिर्फ तारीख ही नहीं, और तीसरा लेयर उनका ज्योग्राफी का, पूरी टॉपोग्राफी, जो धरती का सतह जमीन है, सतह जमीन की पूरी खूबसूरती अपने तनवों के साथ इन गीतों में बयान की हुई है कि टीला के क्या है, भिट किसको कहते हैं, मगरिया किसको बोलते हैं, मंदिर किसको बोलते हैं, माथारी किसको बोलते हैं, ऊंचाई किसको बोलते हैं, जड़कोल किसको बोलते हैं, पोछार किसको बोलते हैं, पोछाडो किसको कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो इस तरह वो भी चीज आती है। फिर आती है चीज उसमें ह्यूमन रिलेशंस, और ह्यूमन रिलेशंस में सारे जितने फैमिली के रिलेशंस हैं, घर क्योंकि समाजों का बुनियादी यूनिट रहा है, लेकिन उस सारे जो इश्तराक की बातें हैं उनमें से फोकस जिस चीज पे है वो फर्द का, वो जो फर्द की जो दाखिलियत है, जो उसकी खारजियत के साथ मिलके एक रवैये को जन्म दे रही होती है, उसको देख के कि किस तरह ये रवैया मुस्बत तौर में आए, किस तरह ये रवैया इस सारी इकोलॉजी के फायदेमंद होगा, लोगों के फायदेमंद होगा, ये चीजें। और उसके बाद जिन चीजों को टेबू समझा जाता है, जैसे जिन्स है, वो भी इसमें मेरे पास, लेकिन अंदाज ऐसा है कि उसी को अदब का है। जो चीज जिंदगी का हिस्सा है हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इजहार का तरीका वही इंसानी किस्म का होना चाहिए, ऐसा जो यूनिवर्सल हो, जो कायनाती हो, जिसको हम हर जगह बयान कर सके। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो गजल जो महबूबा के लिए लिखी हुई है, वो गजल हम अपनी बहन को भी अच्छी तरह सुना, क्या लतीफ थी, कोई भी लाइन आप किसी को भी कहीं भी सुना सकते हैं,
ये वो डेफिनेशन है जो अदब के ऊपर, लोक अदब के ऊपर बिल्कुल पूरी नजर। तो इसमें मोस्टली औरत और मर्द, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महबूबाओं का जिक्र तो शायरी में, अदब में बहुत हुआ है, लेकिन जो बीवी है उसको आना किस तरह, क्योंकि बीवी उस सोसाइटी का वो हिस्सा है जिससे ये सारा समाज ऊपर बढ़ रहा है। अगर उसको नजरअंदाज किया जाए और बाकी रिश्तों को टच किया जाए, उनके ऊपर बात की जाए, तो मेरे ख्याल में समाज की बात नहीं होगी, वो फर्द की बात होगी। जब हम बीवी की, उसके खावंद के साथ मोहब्बत का जिक्र इन गीतों में देखते हैं, तो हमें समाज का जिक्र उसमें से निकलता हुआ नजर आता है कि किस तरह घर का समाज इर्तिकाब पाए। वो फर्द का समाज नहीं है, वो इश्तराक का समाज, वो बहुत सारे लोगों का समाज है जिनका नाम हो न हो, लेकिन उनका काम है जो सदियों तक याद रखा। और इसके बाद ये नहीं है कि ये सिर्फ गीत आपको एक यूफेमिज्म देते हैं, नहीं, ये आपको मज़ाहमत की बात है। उसमें से जो बहुत बड़े उस वक्त के लोग हैं, जो बादशाह थे उस वक्त के, उन लोगों को भी वो डिस्कस करते हैं और उनके सामने वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ आपने जो किया है, और गरीब जब उठेंगे तो किस तरह अपना हक लेके रहेंगे, ये बात उनमें है। अगर आप शाह लतीफ का भी सुरमारी हम देखते हैं ना, तो उसमें एक गरीब लड़की वो उस बादशाह की अथॉरिटी को न सिर्फ चैलेंज कर रही होती है और उसके किसी चीज को, किसी ऑफर को वो कबूल नहीं कर रही होती है, वो इसी गरीब कमजोर है देखने में, लेकिन उसका जो इरादा है वो इतना मजबूत है, उसकी कमिटमेंट जो धरती के साथ है वो इतनी ज्यादा है कि वो कहती है कि जब मेरे मारू लोग आएंगे वो देखना तेरी कैसी हालत करते हैं, क्योंकि तुमने वो काम किया है जो लोग नहीं करते, इंसान नहीं करते, वो हैवान। तो इस तरह ये चंद उनके हैं पहलू हैं, इससे और भी बहुत सारे पहलू हैं। फोक सॉन्ग के ऊपर रिसर्च हुई है, डॉक्टर बलोच साहब ने, कमाल जामदो साहब ने, और लकीर के उस पार डॉक्टर जेठो लालवाणी ने, और डॉक्टर परसू विद्वानी ने, और दूसरे कुछ लोग हैं जिन्होंने काम किया है। लेकिन अभी तक ये, क्योंकि जो लोग गीत हैं डॉक्टर जाफर साहब के फोक सॉन्ग्स, ये जिंदगी है, इनमें इतनी वाइब्रेशन है, इतना मोमेंटम है कि आपको ये हर घड़ी बदलता हुआ भी जिस तरह टाइम वाइज नजर आएंगे, और उसकी अगर स्टडी भी करनी है तो उसी टाइम कैप्सूल में ही हम कर सकते हैं। टाइम के फ्रेमवर्क को देखने के सिवा हम उनके ऊपर सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये जीती जागती जज्बात की वो तस्वीर है जो लोगों की अक्कासी करती है। हमारी सारी तारीखें बड़े लोगों उनकी हैं जो सोने चमचे लेकर जमे, जिन लोगों ने आगे अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए बाजार को तख्लीक किया, और आज वही बाजार उनके लिए इक़्तिदार मुहैया तो कर रही है, लेकिन उनको भी गुलामों की तरह इक़्तिदार दे रही है। वो भी इक़्तिदार में इस तरह खुद मुख्तार नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अब उसी दुनिया के सेठ का दुनिया की ताकत के ऊपर एक वो कंट्रोल और ज़ाब्ता है कि सारी दुनिया मुख्तलिफ चीजों में बंध गई है और बाजार में बंध गई है। तो तहकीक बहुत हुई है, कुछ नौजवान लोग भी कर रहे हैं तहकीक, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको इस पहलू, इस तनाज़ुर में देखा जाए कि ये किस तरह जीते जागते हैं लोग, इस लोगों के जज्बात, लोगों की जिंदगियां, बल्कि मुख्तलिफ इराद इसमें किस तरह सांस लेते हुए महसूस होते हैं। दुनिया में इनका एनसाइक्लोपीडिया भी लिखा हुआ है, अमेरिका में मुख्तलिफ जगह हैं, उसके ऊपर ये जो है तहकीक हुई है। कुछ ईस्टर्न यूरोप के हैं, आयरलैंड के हैं, वहाँ के भी लोकगीत वगैरह हैं, तो इनमें इसके ऊपर तहकीक हुई है। और ये चंद मैंने तो 20 किए हैं, ये हजारों, और ये सारे जम्स हैं उस माइंड के जिसको हम कल्चर कहते, फिर सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको इंसानों की ख्यालों की वो कान है जिस कान में से जो भी खोदेगा उसको हीरे मिलेंगे, उसको जवाहरात मिलेंगे।
उसको पत्थर भी मिलेंगे लेकिन उसमें बहुत कीमती चीजें मिलेंगी। अगर इंसान के ख्याल की ये तारीख न होती, ये विरसा न होता, तो हम आज जहाँ पे पूछ को ताव दिए हुए खड़े हैं वहां हरकत हम ख्यालों में नहीं उड़ रहे होते अगर ख्यालों की ये खुदाई नहीं होती। तो ये लोगों के ख्यालों की खुदाई है और एक बहुत बड़ी अमीर विरसा है हमारे यहाँ, और इसको उस तनाजुर में देखना चाहिए। ये नेचर को देखते हैं और नेचर में ह्यूमन के रोल को देखते हैं कि ह्यूमन एज एन एंटिटी उसमें किस तरह वो दूसरे लोगों के साथ अपना सलूक रखता है, किस तरह उनके साथ इंटरेक्शन करता है, उसका बर्ताव किस अपने साथ, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ और उस एनवायरनमेंट के साथ जिसके अंदर वो जी रहा। अगर उसका एनवायरनमेंट और उसका रवैया ह्यूमन है तो ठीक है, जहाँ ह्यूमन नहीं है वहाँ ये चेक और बैलेंस उसके ऊपर रखते हैं, ये बातें बिल्कुल उसके ऊपर कर रही होती, क्योंकि पीपल हैव poured their soul into it। लोगों ने इसमें इनमें फोक सॉन्ग्स में अपनी रूह डाली। वैसे नहीं है कि ये इसलिए लिखे कल मुशायरे में पढ़े जाएं, उन्होंने लिखे जब उनको एक बहुत बड़ा तख्लीकी ख्याल आया और उस खातून ने वही वो बात कर ली, उस आदमी ने वही बात कर ली, और जब वो तख्लीक का अमल जो भी लोग तख्लीक कार हैं उसमें से गुजरते हैं तो तख्लीक पूरी दुनिया की पूरी सारी चीजों की, चाहे वो इंसान की तख्लीक हो या इन सॉन्ग्स की तख्लीक हो, वो एक बड़े दर्द के मरहले से गुजर, और दर्द के मरहले से गुजर कर तख्लीक जब निकलती है तो तख्लीक बहुत बड़ी खूबसूरत है। तो ये वो हैं जो इस इंसान की इस बड़े तनाजुर में खूबसूरत कायनात, खूबसूरत एनवायरनमेंट, खूबसूरत इंसान देखना चाहते हैं, और ये इसलिए हर किसी को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इन सब से बढ़ के अभी तो हम मीडिया के दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है जहाँ हर चीज बाहर आ जाती है और गरीब लोगों को आवाज मिलती है, लेकिन ये उस वक्त का नैरेटिव है। लोगों में उन चंद गिने चुने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं, लेकिन वो लोग जो धरती के ऊपर रह रहते होते हैं और धरती की खूबसूरती होते हैं और अपना खामोशी के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिनका जिक्र नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है, तारीखों में भी नहीं होता है, ये उन लोगों का नैरेटिव। और ये नैरेटिव इस तरह है, मैं सिर्फ एक आखिर में अपना मिसाल देके इसको बात शुरू करना चाहूंगा कि हमारा एक मशहूर फर का फोक सॉन्ग है जिसका नाम चिरमी चिरमी चिरमी, माई भागी और मुराद फकीर ने उसको ड्यूट के तौर पे गाया। उस चिरमी, जो चिरमी लफ्ज है वो एक नेचुरल चीज है, एक पौधे में उगती है, लाल रंग की होती है, उसके ऊपर एक काला छोटा सा निशान होता है, खूबसूरत होती है, और उसकी खूबसूरत ये है तो लाल रंग की है इसलिए खूबसूरत नजर आती है। दूसरे लोग उसको किसी वक्त में सोने के वेट के तौर पे काम में लाते थे, क्योंकि एक बार खुश्क हो जाए फिर वो स्टैंडर्ड पे रहती है, वो घटती बढ़ती नहीं, स्टैंडर्ड वेट रहा है सोने का, उसको चिरमी कहते हैं, और उसको दूसरा नाम जो है वो कांगणी कहते हैं। उसी के ऊपर ये लोग गीत है, और उसका जो प्रोलाग है वो प्रोलाग जो 3 कॉपलेट्स है, और वो इस सारी कैपिटलिज्म को, मार्केट की दुनिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो इन लोगों ने लिखे हैं जो लोग ये थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे लेकिन फितरत पढ़ी। सबसे पहले चिरमी बोलती, चिरमी का डायलॉग है उसी प्रोलाग में, क्योंकि वो 6 लाइनें गीत से पहले है कि चिरमी कहे सुन सोना बाता तना मधुमेह, कि चिरमी कह रही है कि सोन तुम इस तरह जो है बड़ी बातें और बकवास मत कर कि मैं सोन हूं, मैं सोना हूं, मैं कीमती हूं, ये नहीं है। जे तू सोनू सूरमू रंग हमारा है, कि तुम अपने आप को अगर बहादुर सोना कह रहे हो तो हमारे रंग को भी देखो, हमारे लाल रंग के ऊपर लोग पतंगों की तरह आ रहे होते हैं। तो उसको सोना जो था उसको भी बहुत ये बड़ी बात नागवार गुजरी। अगर आप बड़े आदमी को ये चीज कहेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो उसको भी गुस्सा आया। उसने कहा कि कारे मुख की कामनी मोटा बोल न बोल, कि तेरा मुंह काला है और तू ये इतनी बड़ी बातें मत कर। कारे मुख की कामनी मोटा बोल म बोल, तुरंत हमारे समान है नहीं तुम्हारा मोह,
ये जो तुम तुलती हो नहीं, ऐसा हमारी वजह से तुम तुलती। हम सोने दूसरे जो उसमें तराजू के जो तराजू है उसमें आपको इसलिए रखते हैं कि सोन को तोलते, सोने को तोलते। हमारी वजह से तेरी अहमियत है, वरना तू कुछ भी नहीं है। सो कारे मुख की कामनी मोटा बोल न बोल, तुरन हमारे समान है नहीं तुम्हारा बोल। लेकिन फिर वो चिरमी जो जवाब देती है वो उसको लाजवाब करती है, न सिर्फ सोने को, लेकिन उस सोने की वजह से जो जर की दुनिया चली है और उस दर ने लोगों को बेघर भी किया है, बेदर भी किया है, नादार भी किया है। और वो चिरमी जो जवाब देती है, अगर लोगों को वो जवाब समझ में आ जाए तो काफी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वो कहती है कि नीला हमारा झाड़ है, लाल हमारा, कि हमारा दरख्त जो है नीले रंग का है, हम फितरत की पैदाइश। तुम सोना हो कुछ नहीं, हम बड़े हैं क्योंकि हम हरे हैं, हम धरती के ऊपर खड़े हैं, बढ़ते हैं। कि नीला हमारा झाड़ है, लाल हमारा रंग, काले मुख की तब जद भई तुरी सोम के संग, कि मेरा काला मुंह तब हुआ तेरे साथ तुली। अगर मैं तेरे साथ न तुलती, अपने आप को तेरे मर्तबे पे लाई, तब मैं काले मुख की हो गई। सो इंसान जब से जर परस्त हुआ है तो इसी तरह वो काले मुख वाला बन गया है। अगर ये आदमी को बात समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल में घर के फोक सॉन्ग्स का वो मैसेज, वो पैगाम जो इस आलम इंसानियत तक जाना चाहिए, ये आलम इंसानियत जो आज़ा के कारोबार पे इतनी सारी कॉन्शियस है, और वो दुनिया जिसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दुनिया में खाने का बोरान होने वाला है, ग़िज़ाई चीज़ें नहीं मिलेंगी, लोकलाइजेशन बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन रुक गई है, हाय घोड़ा ये हो गया है, ये सारी चीज़ें उनमें से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये वो हवस है जो ज़र की हवस है, मुनाफिकखोरी की हवस नहीं है, मुनाफिकगर्दी है। और उस मुनाफिकगर्दी की वजह से हर आदमी वो जो मुनाफे के काम में शामिल है, इस काम में वो चले जा रहा है उसी सोने की तरह कि मैं ही कीमती हूँ, मेरा सब कुछ है। लेकिन इस चिरमी का ये जो जवाब है, नीला हमारा झाड़ है, लाल हमारा रंग, काले मुख की जद भई तुरी सूम के संग। तो इंसानों को सूम के संग नहीं तुलना चाहिए, उनको फितरत के साथ, नीले झाड़ के साथ खड़ा होना चाहिए। फितरत भी बचे, क्लाइमेट चेंज भी ना हो, एनवायरनमेंट भी रहे, इंसान भी रहे। ये धरती जो इतनी अच्छी जगह है जिसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते, इस धरती को वैसा ही खूबसूरत और हसीन होना चाहिए। आपने मुझे सुना और मुझे ये कमी महसूस हो रही कि आज हमारे दोस्त कलीम साहब नहीं आ सके हैं अपनी तंगी तबीयत की वजह से, और सारे दोस्त आप इधर आए, सारे लोगों में मशहूर हूँ। आपने मुझे मौका दिया इंस्टीट्यूट का, तस्मीन का, जाफर साहब, दी साहब, साइकिल मुस्तफा साहब, नौजवान शेर मेहरानी, मंसूर मैडम, सारे लोगों का बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में ये हमारी बातचीत चलती रहेगी, हम फितरत की बातें करते रहेंगे, हम सोन को ज़ेरे बहस तो लाएंगे, लेकिन हम नीले झाड़ को उससे बड़ा करके पेश करेंगे। नीला झाड़ उसकी अहमियत है, सोन के या सोने की या ज़र की वो अहमियत नहीं है, क्योंकि नीले झाड़ उसकी पैदावार, उस चिरमी के अंदर वो काला उसका मुख इसलिए हुआ है कि वो सोने के साथ तुली है। हम सोने के साथ तुलने की रस्म को कहीं न जाके खत्म करेंगे, तब ये इंसानियत ठीक होगी, इंसान ठीक होगा, हमारे सारे ख्वाब अच्छे होंगे, हमारी आइंदा नस्लें अच्छी होगी, और ऐसे गीत ढूंढ देंगे। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया संजीव साहब, आपने इख्तिताम जो है बहुत खूबसूरत उसके ऊपर किया। अभी तक तो फ्रेगनेंस ऑफ हरी सॉन्ग की बात हो रही थी और मुख्तलिफ फ्रेगनेंसेस की बात हुई, कल्चर की बात हुई, फितरत की बात हुई दूसरे, लेकिन इन फोक सॉन्ग्स में कितना विजडम मौजूद है वो भी आपने आखिर में बताया कि किस तरह कितनी, जिसके ऊपर शायद किताबें लिखी गई हैं, उसको चंद अशार में या चंद
तो ज़ाहिर ये चाहे गालिब हो या फोक गीत वाले, वो जिंदगी से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे, तो उनकी कलाम में, उनकी बातों में वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो झलकती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी इस किताब के ज़रिए और हमारे जो मेहमान थे उनके ज़रिए हमने इस पे लोकगीत के ऊपर बात की। आपने अपनी किताब में ये भी जिक्र किया लोकगीत के कुछ पहलुओं के हवाले से कि इट इज़ अ माइथोलॉजी, इट इज़ द आर्ट, it is the source material for history, it is the cradle of culture, it reflects social relation of the people of those areas। आपने 5 चीज़ों का जिक्र किया और वो 5 चीज़ें सारी जो है हमें घर की तहजीब के हवाले से आपकी किताब में नजर आई, और वो हर फोक गीत में ही होती हैं, हर लोक गीत में ही मौजूद होती हैं, लेकिन एक घर से ताल्लुक जो है वो हमारा हुआ, और हम चाहेंगे कि आइंदा भी इस तरह की चीज़ें आती रहें और हम इर्तिका में इसके ऊपर बात करते रहें चीज़ों पे। बहुत मशहूर हूँ मीर मंसूर साहब का कि उन्होंने बात की, और हम नई तवक्कात भी रखते हैं यंग स्कॉलर्स के साथ कि वो असली वाली पीएचडी करेंगे, जिस चीज़ को कहा गया कि वो पीएचडी ना करें। डॉक्टर शेर मेहरानी साहब ये यूनिवर्सिटी के हैं और ये भी अच्छे पीएचडीज कराएंगे ऐसे लोगों के साथ जो अच्छी बात कर रहे होते हैं। उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छे पीएचडी भी करा रहे होते हैं। डॉक्टर रियाज शेख की मशहूर हूँ, और डॉक्टर साहब की भी के वक्त निकाल के जो है वो आ जाए और बात करा, और हमारी जो टीम है इर्तिका की उसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें डॉक्टर रियाज भी शामिल है। डॉक्टर ये तो खैर उन्होंने जिक्र भी किया कि हमारे इर्तिका के बहुत पुराना इनका साथ रहा है, उससे पहले जब शुरू से आप उसके साथ हैं इर्तिका के साथ, करीम दुरानी और जुबैदा मुस्तफ़ा, बहुत सारे लोग हैं। कलमती साहब भी हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमारे साथ वो भी एजाज कुरैशी साहब भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो हम चाहेंगे कि इस तरह मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करते हैं सियासी और समाजी, और हम फिर सिंध की तारीख के भी मुख्तलिफ पहलुओं को इर्तिका के प्लेटफॉर्म से पेश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम यहाँ पे अपनी इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें।